नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान मेरा मास्क मेरा कवच में। आज देश और राजस्थान में कोविड-19 के मामले भले ही कम होते जा रहे हों, लेकिन मास्क लगाना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोविड की संभावित तीसरी लहर के बारे में, उससे निपटने के उपायों और भविष्य की तैयारियों के बारे में। इसके साथ ही राजस्थान के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी गहन चर्चा करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान मेरा मास्क मेरा कवच के पहले सेशन में चर्चा के लिए हमारे साथ राजस्थान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, कल्पवृक्ष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पिलानी झुंझुनू के डायरेक्टर डॉक्टर करण बेनीवाल जी और मारवाड़ हॉस्पिटल बीकानेर के MBBS MS ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर नवनीत सुथार जी इस कार्यक्रम में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है मेरा मास्क मेरा कवच में। सबसे पहले मंत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि राजस्थान मेरा मास्क मेरा कवच में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव में मास्क की क्या अहमियत है, क्योंकि लगातार WHO की गाइडलाइन से लेकर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वैज्ञानिक हो, मेडिकल से जुड़े लोग हो, सभी ने वैक्सीन के बराबर ही जोर दिया है मास्क के ऊपर। ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में मेरा मास्क मेरा कवच जैसी मुहिम कितनी प्रासंगिक है? डॉक्टर सुभाष कर। आज के इस वर्तमान परिदृश्य में जब कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है जी, उसमें अगर आज हम देखें तो मेरा मास्क मेरा कवच एक महत्वपूर्ण अभियान है जी। जितने भी हमारे रिसर्च साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने कहा है, और वैक्सीनेशन के बारे में आप जानते हैं, जो भी वैक्सीन आप लगाते हैं बिल्कुल उससे जो रक्षा है वो 70 से 80%, कहीं 70% है उस वैक्सीन से, कहीं 80% है, कोई 60% बताता है, कोई 85% बताता है। लेकिन मास्क अगर आप हमेशा पहने रहते हैं जी, तो उससे जो कवच है सुरक्षा का वो 95% तक है। बिल्कुल। अगर दोनों ही व्यक्ति जो आपके संपर्क में है, मास्क लगा करके अगर आप बात कर रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में सबसे बड़े जो अभियान चलाए गए वो मास्क जागरूकता के लेकर के भी चलाए गए, कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर को भी लेकर चलाए गए, साथ में वैक्सीन का भी अभियान चलाया गया। तो मैं समझता हूं देश और दुनिया में जहां भी उदाहरण देखेंगे और जहां भी कंट्रोल पाया है वो वैक्सीन के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर का जहां स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ है वहां वो देश, उस देश की जनता, उस देश के युवा उससे बचे रहें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभियान हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हमने चलाया, लोकल बॉडीज के माध्यम से चलाया, और एक पहला ऐसा प्रयास कर दिया राजस्थान में कि हर ढाणी में, हर गांव में, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के माध्यम से, जिला पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, MLA MP सबने एक अभियान और इसको लेकर के चले कि भाई आप 1 मिनट कहीं भी थोड़ी सी डील हो सकती है, लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक वो है। तो इसलिए अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आप कब पीड़ित हो जाएंगे, चाहे आपने 2 वैक्सीन लगवा ली हो, फिर भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये अभियान हमारा बड़ा जानदार अभियान है और जिसको लेकर के पूरा प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में काम कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर करण बेनीवाल को भी मैं चर्चा में जो है वो लाना चाहूँगा। डॉक्टर करण बेनीवाल, चूँकि इस खास कार्यक्रम का नाम ही है मेरा मास्क मेरा कवच, चूँकि मास्क कितना महत्व रखता है। जब वैक्सीन नहीं आई थी उसी समय WHO की गाइडलाइन से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स तक ने कहा था कि कम से कम नाक और मुंह को ढका जाए, और उसके बाद सर्जिकल मास्क आए, फिर 95 मास्क की अनिवार्यता कर दी गई, और अब कम से कम सेकेंड वेव के बाद लोगों को इस बात का इल्म हुआ, लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि जब तक वैक्सीन नहीं लगाते हैं तब तक मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है वो छींक के ज़रिए या खांसी के ज़रिए हवा में फैलता है, लेकिन अगर मास्क लगाया हुआ हो तो काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। वैक्सीन से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मास्क है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर करण बेनीवाल? जी नमस्कार। मैं
सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को बहुत ऊंचे स्तर तक जो पहुंचाया है और न्यूज 18 के माध्यम से पूरे प्रदेश भर की जनता के लिए इस जागरूक अभियान को चलाया है जी। मैं बच्चों के कंटेक्स्ट में मास्क का कितना उपयोग है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तृत चर्चा करूंगा जी। कि जैसा कि WHO है, यूनिसेफ है की जो गाइडलाइंस हैं कि बच्चों के अंदर जो है मास्क कितना उपयोगी है और क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या एज कट ऑफ है। तो जैसा कि मैंने जितना लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें है कि 5 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए मास्क की कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं होते बच्चे, उनके लिए फिटिंग का इश्यूज रहता है, कंप्लायंसेस का इश्यू रहता है। दूसरा वायरल लोड जो है, जो बच्चा होता है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली बच्चों से स्प्रेड कम होता है। 5 साल से जितने भी बड़े बच्चे हैं, 5 से 21 साल तक के बच्चे हैं, तो उनमें मोस्टली जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है फैमिली मेंबर होता है। तो जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, बिल्कुल यूनिवर्सली मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जहां हो सकती है वहां पे उसका पालन करें। वैक्सीनेशन का जैसा कि सर ने बताया है कि एफिकेसी जो रेट है वैक्सीन की, वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, जितनी भी वैक्सीन हैं 70 से 80% तक का उनका एफिकेसी है जी। वैक्सीन यूज करने के बाद भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर कलीग हैं जो 24/7 जो हॉस्पिटल में कोविड आईसीयू में काम करते हैं, अफेक्ट हुए हैं, काफी जाने भी गई हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मास्क से बढ़ के कुछ नहीं है ना। सिंपल आप सर्जिकल मास्क जो हम ट्राई लेयर मास्क कहते हैं जो हम यूज करते हैं, N95 रेस्पिरेटर होता है, एफिकेसी मोर और लेस सबकी बराबर होती है। तरीका आपका सही होना चाहिए और कंसिस्टेंसी आपकी ठीक होनी चाहिए जी। कि बार बार अपने हाथ और जो है नाक और मुंह की तरफ ना लेके जाएं। मास्क स्नेकली फिट होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम में आप यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने मास्क यूज किया उसका डिस्पोजेबल है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसकी जो है डॉनिंग और डफिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करता है। तो मास्क बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हमारे पास पुख्ता इसकी सब कवरेज वैक्सीन का 70 to 80% लोगों के पास नहीं आ जाता है, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है, हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए कि यही एक चीज है जो हमें थर्ड वेव से बचा सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर नवनीत सुथार, जैसा कि डॉक्टर करण ने भी बताया और मंत्री जी ने भी बताया कि आज के कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो यही है कि मेरा मास्क मेरा कवच। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन की स्पीड हालांकि पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गांव तक के अंदर कई गांव ऐसे सामने आए हैं जो 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन अब भी मास्क की अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट जो है वो थर्ड वेव की आशंका जता रहे हैं। अब जब तक वैक्सीनेशन चल रहा है, चूंकि हम एक बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं, ऐसे में दूसरे देशों के मुकाबले वैक्सीनेशन में हमें ज़रा वक्त भी दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा लगेगा। ऐसे में मास्क को ही कवच बनाकर जो है वो लंबे समय तक चला जा सकता है। इसकी कितनी उपयोगिता है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों से देखते आ रहे हैं जी कि मास्क जो था, जो पहला कवच मास्क ही बताया गया था जब तक अपने पास वैक्सीन नहीं थी, और काफी हद तक जब तक हम लोगों ने मास्क का ढंग से यूज किया सेकंड वेव ढीले रही, और फर्स्ट वेव जाने के बाद जैसे हम लोग थोड़े से लूज पड़े, हमें लगा कि नहीं अब जरूरत नहीं है, तो सेकंड वेव बहुत तेजी से आई। बिल्कुल। मास्क का एक फायदा ये है कि जितने भी कोरोना के वेरिएंट बन रहे हैं, अब जैसे नया डेल्टा वेरिएंट आ गया, लेकिन उसके लिए वैक्सीन इफेक्टिव हो नहीं हो उस पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन मास्क एक ऐसी चीज है जो सारे वेरिएंट, कोई भी वेरिएंट हो, बिल्कुल उसके अगेंस्ट इफेक्टिव रहेगी। तो मास्क अच्छी तरह से फिट जो हो सकता है, डिस्पोजेबल हो, सर्जिकल मास्क हो, कपड़े का बना मास्क हो, जो नाक और मुंह को ढके, वो हमेशा उपयोगी रहेगा। और ये लगता है कि अपने को 6 महीने से लेके 1 साल तक इस कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जो वैक्सीनेशन की ड्राइव जो सरकार ने चलाई हुई है वो काबिले तारीफ है। जितना कवरेज जिस एरिया में कवरेज हो गया वहां ड्रास्टिकली कोविड के मरीजों की संख्या कम देखने को मिल रही है। गांव ढानियों में जैसे कह रहे हैं वहां भी लोगों का अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, तो वहां से भी नंबर ऑफ केसेस एकदम से डिसअपीयर हो गए हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहेंगे, इसके लिए जो भीड़ है वो विस्फोट का काम करती है जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अपने को लॉकडाउन से छूट मिलती है, तो हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना थोड़ी नहीं हो पाती। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है 10-15 जनों से ज्यादा की गैदरिंग, शादी ब्याह, उनके अंदर यदि जो अभी तक फॉलो करते आए हैं, जितने कम से कम लोग रहें, जरूर तो वहीं जाएं। आप लोग भी वर्चुअल मीटिंग करा रहे हैं, स्टूडियो में नहीं जा रहे हैं, ये
तो इस तरह का जो बिहेवियर यदि हम 5-6 महीने और फॉलो करें, तब तक अपना वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, और ये जो वेरिएंट आ रहे हैं नए नए जो बार बार इसके स्प्रेड होने से होते हैं, तो उनके अगेंस्ट अपने को लड़ने का टाइम मिल जाएगा। मास्क उसमें पहली पंक्ति में खड़ा है, तो ये वाकई के अंदर कवच का ही काम करता है, क्योंकि हम इससे न केवल कोरोना के रूप को बदलने में रोकते हैं, बल्कि उसके प्रसार को रोकते हैं। ये डॉक्टर नवनीत आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि वैक्सीनेशन है उसका अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि जो वायरस है वो अपने रूप बदलता जा रहा है। अब डेल्टा प्लस के तौर पर सामने आया, जो कि पहले से ज़्यादा घातक है। वर्तमान वैक्सीन जो है वो कितना उसको रोक पाएगी, ये अभी भी रिसर्च का विषय है और इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चाहे किसी भी तरीके का वायरस हो, मास्क के आगे उसकी नहीं चलती, इसलिए मास्क उसको रोक सकता है, इसीलिए मास्क को कवच माना गया। मैं एक बार फिर से मंत्री जी आपके पास आना चाहूँगा। कोविड-19 की सेकेंड वेव ने राजस्थान की स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी की थी, क्योंकि सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपने भी उस समय देखा, फर्स्ट वेव के बाद में जब अचानक से सेकेंड वेव के केसेस सामने आने लगे तो फिर गिनती गिनना मुश्किल हो गया, और सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मची। ऐसे में क्या चुनौतियां थी आपके सामने सेकेंड वेव को लेकर? देखिए, सेकेंड वेव जब आई जी, और आपको ध्यान हो, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने लगभग अप्रैल 2020 में विभिन्न शोध पत्रों के माध्यम से चेतावनी दे दी थी भारत सरकार को भी, पूरे देश दुनिया में भी, कि सेकेंड वेव आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कमी रही कि उस चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया जी, कि उस सेकेंड वेव किस तरह से आएगी, क्या चुनौतियां पैदा करेंगी। हमारे सामने प्रमुख रूप से दो चुनौतियां बड़ी भयंकर आई। एक तो जो चुनौती आई ऑक्सीजन की, क्योंकि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आया और जिसने सबसे ज्यादा सीरियसनेस जो लाए कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो रहा था, सैचुरेशन लेवल, तो तुरंत पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। और दूसरा था जो इंजेक्शन, जो सलाह दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एसओपी और आईसीएमआर ने, कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स, ये दो एक प्रोटोकॉल जारी हुए थे, उसकी एक कमी आई थी। अब इन दोनों तीनों चीजों पर कंट्रोल था भारत सरकार का। बिल्कुल, आपने देखा होगा ऑक्सीजन का वितरण भी भारत सरकार के हाथ में था, रेमडेसिविर का भी वितरण भारत सरकार के हाथ में था। एकदम ऐसी चुनौती आई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि उनको ये आशंका थी और समय रहते हुए उन्होंने लगातार वीसीज के माध्यम से और हमारा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ी मुस्तैदी के साथ, कितनी भी चुनौती आई, कितना भी हमारे साथ भेदभाव किया गया, गुजरात में 700 टन का अलॉटमेंट, और राजस्थान में जहां केसेस की संख्या ज्यादा थी वहां 300 टन का जो है मेट्रिक टन का अलॉटमेंट ऑक्सीजन का। इसी तरह से इंजेक्शन का जो अलॉटमेंट था वो काफी कम किया गया। ये हमारे लिए भयंकर चुनौती थी। लेकिन हमारी टीम ने, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, प्लस डॉक्टर्स की टीम ने, हमारे ऑफिसर्स की टीम ने मिलकर के ऐसा शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमने राजस्थान में कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। चाहे 24 आवर्स हमारी टीम ने काम किया, रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगने तक, कहीं भी कमी हो रही है तो 2 घंटे की कमी रह गई तो भी तुरंत कहीं ना कहीं से मैनेज करके और जो है ऑक्सीजन पहुंचाया। आपको ध्यान होगा, ये केवल वितरण में ही हमारे साथ जो है अन्याय नहीं किया गया, बल्कि हमको जो जगह दी गई, लोकेशन, हमको भिवाड़ी की लोकेशन नहीं दी गई ऑक्सीजन के लिए, बहुत कम दी गई। हमको दिया गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहां से टैंकर आने में 7 दिन कम से कम लगते हैं। फिर भी हमने उन चुनौतियों का सामना किया, और इसीलिए हमारे सरकार ने समय रहते हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेटर जो ऑक्सीजन के खरीदने की व्यवस्था की। और आज ये स्थिति है कि आने वाले समय में जो थर्ड वेव की आप बात कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी व्यक्ति को जो है पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आज हमारे हर जिले पर, इवन सीएससी के स्तर पर, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने की कार्रवाई शुरू हो गई है, और बाय एंड ऑफ अगस्त मैक्सिमम सारी जगह हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है 1000 सिलेंडर पर डे का हो गया है। इसी तरह से हर जिले में या मेडिकल कॉलेज या पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहां तैयारी की जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन चुनौतियों ने ही हमें एक सबक सिखाया, जिसकी वजह से समय रहते हुए हमने उस चुनौती को समाधान किया, और आने वाले समय में थर्ड वेव का भी
हम निश्चित रूप से सामना करेंगे। उसने हमें एक अनुभव दिया है, उस अनुभव में यही है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो, पर्याप्त पूर्ति जो है, दवाओं की आपूर्ति जो है निश्चित पहले से बफर स्टॉक रख लिया जाए। हमने भारत सरकार को भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि एक वैक्सीनेशन हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हम 70 से 80% अपनी जनता का वैक्सीनेशन कर सकें। आज भी राजस्थान पूरे देश में उन 2-3 राज्यों में है जहां सबसे अधिक वैक्सीनेशन किया गया है। आज हमारे सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि 1.5 करोड़ वैक्सीन हमें तुरंत उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम अपनी प्रदेश की, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लें, क्योंकि आवागमन चालू हो चुका है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो सब जगह जब तक वैक्सीनेशन 70-80% नहीं होगा, तब तक इस कोरोना की तीसरी वेव से लड़ा जाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपनी बात भारत सरकार को भी पहुंचाना चाहता हूं। किसी भी तरह से टॉप प्रायोरिटी अब वैक्सीनेशन को देनी चाहिए। सारी चीजें छोड़ करके जनता को 18+ के, अब तो बच्चों की भी वैक्सीन आने वाली है, 12 से 18 वालों को लिए भी आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान और फोकस करना जरूरी है, वो है वैक्सीन पे। तो निश्चित रूप से आप मानिए कि इस चुनौतियों ने हमको अनुभव दिया, उन अनुभवों के आधार पर ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, जब भारत सरकार ने कह दिया था कि हम फ्री वैक्सीन नहीं देंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि 3000 करोड़ रुपए हम फ्री वैक्सीन के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। एमएलए लेट फंड का 3-3 करोड़ रुपए भी उसमें दे दिया गया था। और उन्होंने कह दिया था कि कोरोना की वजह से किसी भी व्यक्ति को मैं मृत्यु नहीं होने दूंगा, मेरा प्रयास रहेगा चाहे राजस्थान का पूरा बजट इस कोरोना के प्रबंधन पर हमको खर्च करना पड़े। बिल्कुल। तो इस सोच के साथ, इस जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सुभाष जी, ऐसा सीएम ने कहा भी था। और थर्ड वेव को लेकर भी मैं आपके पास आऊंगा, उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर करण बेनीवाल, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटता हूं। चूंकि थर्ड वेव की आशंका लगातार जताई जा रही है और सेकंड वेव हमने देखी है, हालांकि अभी भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता डॉक्टर करण की सेकंड वेव जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर अभी भी रोज जो है वह हजारों की तादाद के अंदर केसेस आने का सिलसिला रुका नहीं है, चल रहा है। हालांकि आंकड़े जरूर कम हुए। ऐसे में बुजुर्ग से लेके नौजवान और सब इसकी चपेट में जो है वो लगभग लोग आ चुके हैं। लेकिन बच्चों की जब हम बात करते हैं तो एक चिंता से भी उभरती है पेरेंट्स को, और स्कूलिंग को लेकर भी उनकी, क्योंकि लगातार उनकी पढ़ाई भी जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। ऐसे में अगर बच्चे सार्वजनिक तौर पर बाहर आते हैं तो कितना ज़रूरी है उनके लिए मास्क लगाना, बच्चों पर इसका क्या असर होगा? क्या बच्चे मास्क लगाएं, उनके लिए भी अनिवार्य है? डॉक्टर करण। जी सर, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, क्योंकि टोटल जो पिछले 2 वेव्स हमने देखी हैं, फर्स्ट वेव सेकंड वेव्स हैं, उनके अंदर जो लेस देन 20 एज में बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो डाटा है, तकरीबन 14 से 15% टोटल जो कोविड केसेस जो थे वो बच्चों के अंदर थे जी। ये एक अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि ओल्डर एज के अंदर थे, एक्सेप्ट जो कुछ रिस्क फैक्टर वाले बच्चे हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जो कैंसर पीड़ित हैं, जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, या जिनको क्रोनिक हार्ट या लंग डिजीज है, उन बच्चों के अंदर जो है मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। नो डाउट मास्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, जैसा कि डॉक्टर नवनीत जी ने बताया है, सुभाष जी ने बताया है, ये हमारी पहली कड़ी है। लेस देन 5 इयर्स के अंदर अभी हमारे पास इतने सुरक्षित डाटा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि लेस देन 5 इयर्स में मास्क यूज करें, क्योंकि बच्चे उस टाइम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, बार बार उनको फिटिंग का इश्यू भी रहता है। बट फैब्रिक मास्क अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कपड़े के मास्क फैब्रिक हम बच्चों की घर पे सिलाई करके हम यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम उन छोटे बच्चों के लिए फेस शील्ड जो आती है, जो अपन कवर करती है, फेस शील्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो बच्चे की साइज के हिसाब से हो। एटलीस्ट जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, आईज का प्रोटेक्शन हो जाता है, नोज का प्रोटेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। बड़े बच्चे हैं जो 9 साल से और 21 साल के बीच में, जिनको एडोलेसेंट हम कहते हैं, यूनिवर्सली उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके बारे में उनका पालन करना चाहिए। और ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो कहीं बाहर ओपन एरिया में जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं। हालांकि बच्चों में सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं आते हैं जितना बड़ों में आते हैं, बट फिर भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बच्चों के लिए भी लागू ठीक है। डॉक्टर करण, एक छोटा सा और सवाल मैं कंटिन्यूटी में आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि ये सवाल बार बार आ रहा है ड्यूरिंग द कोविड। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, तीसरी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बार बार जो है वो ये सवाल निकलकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के सामने आता है कि अगर कोई माँ कोरोना पॉजिटिव है
तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर वो खुद पॉजिटिव है और ऐसे में उसका छोटा बच्चा है, जो दूध मुहा बच्चा जिसे कहते हैं, जिसे जो माँ के दूध पर निर्भर करता है, वो क्या करे? क्या वो दूध पिला सकती है या कुछ प्रिकॉशंस उसे लेने पड़ेंगे? डॉक्टर करण जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मदर कोविड पॉजिटिव है और उपचाराधीन है, सपोज करो वो दवाइयां ले रही है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो बिल्कुल सेफ है। बस मदर को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करना चाहिए। मदर जो है डबल मास्क यूज करे, हैंड सैनिटाइज करे अपना, और अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कराने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसमें कांटेक्ट थोड़ा बढ़ता है, तो मदर मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं दूध निकाल के बच्चे को हम पिला सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है। एक रूमिंग इन प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या बच्चे को मदर के पास रखते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ता है कि एटलीस्ट 1 मीटर या 3-3.5 फीट की दूरी होनी चाहिए बच्चे की माँ से, ताकि जो डायरेक्ट जो संक्रमण है वो ना फैले। माँ के दूध से बच्चे को कोविड नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के तहत होता है। तो अगर माँ प्रॉपर मास्क यूज करती हैं, हैंड सैनिटाइज यूज करती हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखती हैं और एक्सप्रेस बल्ब यूज करती हैं, तो बच्चे को कोविड होने का खतरा बहुत कम होता है। बिल्कुल। अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है, मदर के जो है डिलीवरी उसी दौरान हुई है, अगर बेबी के अंदर भी कोविड पॉजिटिव के लक्षण हैं जी, तो हम पहले 12 घंटे में बेबी का भी हम RT-PCR की जांच करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको भी हम कोविड ICU के अंदर शिफ्ट करते हैं बच्चे को, और सपोर्टिव केयर के लिए। बट जो कोविड ICU है उसमें भी स्टाफ जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज करे, स्ट्रिक्टली उस पर ध्यान दे, और जो सपोर्टिव केयर है उससे बच्चे काफी, अभी मेरे खुद के हॉस्पिटल के अंदर ऐसी 3 मदर हैं जो मदर भी कोविड पॉजिटिव थी और बेबी है, उनको भी सिम्टम्स थे और उनको भी वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट थी। बट थोड़ा सा सपोर्टिव मेजरमेंट अच्छा रहता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम यूज करते हैं, तो सकुशल तीनों बच्चे और तीनों मदर आराम से। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर करण आपने ये बताई कि अगर इस दौरान अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरा मद्देनजर रखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है इस मामले में बचाव हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि दूध पिलाने का तरीका जो है वो क्या हो। डॉक्टर नवनीत सुथार, मैं आपके पास आता हूँ। चूंकि लगातार हम मेरा मास्क मेरा कवच पर बात कर रहे हैं, और जैसा कि डॉक्टर करण ने कहा कि अगर मदर पॉजिटिव है तो अगर मास्क डबल लेयर का लगाया जाए और बच्चे को थोड़ी दूरी के साथ सप्रेस दूध जो है वो पिलाया जाए तो पिलाया जा सकता है, वो दूध जो है वो सेफ होता है। डॉक्टर नवनीत, मास्क की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि लगातार जब वैक्सीन की बात चल रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे देश के अंदर, इसमें भविष्य में ये गुंजाइश भी है कि इसमें अपग्रेडेशन होगा, लेकिन मास्क ही वो आखिरी हथियार है कि जब तक सारे हालात पूरे देश और दुनिया में ना सुधर जाए, मास्क को अपनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर नवनीत। बिल्कुल, मास्क ही एकमात्र जो बचाव का एकमात्र रास्ता है। बाकी सारी चीजें वायरस के अपने शरीर में पहुंचने के बाद इफेक्टिव होती हैं। तो मास्क ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपने बॉडी के अंदर वायरस के प्रवेश को रोकता है और वायरस के स्प्रेड को धीमा करता है। तो मास्क के अलावा और कोई भी साधन अभी आज की तारीख में ऐसा नहीं है। और मास्क का एक खास बात यह है कि मास्क प्रैक्टिकली सबसे इजी चीज है इनमें। यदि आप देखोगे कि बार बार हाथ धोना लगातार बड़ा मुश्किल रहता है, कई लोगों को हैंड सैनिटाइजर से सेंसिटिविटी हो जाती है तो वो बार बार हाथ के वो नहीं कर सकते, है ना। और वैक्सीन की जैसे अपनी इतनी ज्यादा आबादी है और कुछ अपनी लिमिटेशन है राजनीतिक और जो भी हैं, तो उसकी वजह से भी अपने उसको जितना स्पीड से चाहते हैं उतने स्पीड से नहीं कर पाएंगे। तो जो टाइम अपने को आउट करना है, जो टाइम अपने को चाहिए, वो सिर्फ अपने को मास्क ही दवा दिला सकता है। और ये वेरिएंट भी रहेंगे जी। और तरह तरह की तीसरी वेव आएगी तभी जब या तो कोरोना अपना रूप चेंज करे या जिस आबादी में अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसके अंदर ये हो जाए जी। तो इन सबको डिले करने का एकमात्र तरीका मास्क है। तो मास्क पे ही अपने को फोकस करना। डॉक्टर करण बेनीवाल, डॉक्टर नवनीत सुथार, आप दोनों मेहमानों का इस खास सेशन मेरा मास्क मेरा कवच में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग हमारे साथ बने रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये पहला सेशन यहीं खत्म होता है। आप सभी ने राजस्थान के मेडिकल इंफ्रा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं और कोविड-19 की थर्ड वेव को देखते हुए ज़रूरी तैयारियों के बारे में चर्चा की, महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव साझा किए। इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, मेरा मास्क मेरा कवच।
मेरा मास्क मेरा कवच सेशन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयंक गुप्ता, एमडी फिजिशियन है धन्वंतरी हॉस्पिटल से, और डॉक्टर गजेंद्र जोशी, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फिजिशियन सिद्धिविनायक हॉस्पिटल उदयपुर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजस्थान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सेशन के दूसरे हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। मंत्री जी, एक बार मैं फिर से आपके पास में आता हूं, चूंकि आपने लगातार जिक्र किया सेकेंड वेव के अंदर किस तरह की तैयारियां राजस्थान सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, और लगभग राजस्थान का पूरा बजट जो है वो राजस्थान सरकार कोविड के लिए झोंकने के लिए तैयार हो गई थी। तो सुभाष गर्ग जी, कोरोना की जो पहली लहर में आपने ऐसी क्या व्यवस्था की थी जो आपकी दूसरी लहर में भी काम आई, जिसमें आपको लगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर ये व्यवस्थाएं पहली लहर में नहीं की गई होती तो शायद दूसरी लहर से निपटना और ज्यादा मुश्किल हो जाता? देखिए, जब पहली लहर आई थी, आपको ध्यान हो जी, उस वक्त देश तैयार ही नहीं था जी, आपको ध्यान होगा जी। और एकदम जब पहली लहर आई तो निश्चित रूप से एक दिक्कत थी, समस्याएं थी साधनों की। जी, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं था। लेकिन उस लहर के आते 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 और उससे सबक लेते हुए साथ साथ उस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उस आशंका को उन्होंने पहले ही भांप लिया था, और भांपने की वजह से लगातार उन्होंने मेडिकल की टीम्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, प्रदेश के प्रत्येक डॉक्टर्स के साथ, जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ, और अपने मंत्रिमंडल के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ, धर्म गुरुओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, सरपंचों के साथ लगातार बैठ के करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर पर ध्यान दिया। दूसरा, जो कोविड केयर सेंटर डेवलप करने पर ध्यान दिया। जो पंचायत हेडक्वार्टर्स पे हमने कोविड केयर सेंटर डेवलप कराए, स्कूलों को कन्वर्ट किया गया कोविड केयर सेंटर्स पे, पीएससी सीएससी को कोविड केयर सेंटर्स पे, जिला अस्पतालों पर जिनकी क्षमता कम थी वहां कोविड केयर सेंटर डेवलप किया गया। और आपको ध्यान हो, हमारी क्षमता नहीं थी टेस्ट RT-PCR करने की, एक टेस्ट करने की, उसके सैंपल भी पूना भेजे जा रहे थे। वो संख्या हमने लगातार तुरंत गति से निर्णय लेते हुए विभिन्न जिला जो मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल्स थे वहां पर जो है RT-PCR की मशीनें मंगवा करके टेस्ट सुविधा जारी की गई। इसी तरह से मोबाइल वैन्स के माध्यम से चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, और ऑक्सीजन की जहां भी थोड़ी सी कमी लग रही थी वहां पर्याप्त व्यवस्था की गई, और दवाइयों का वितरण भी उस दौरान सुनिश्चित करवाया गया, जिसकी वजह से उससे अनुभव लिया। और आपको ध्यान हो, RUHS जो जयपुर का आज की तारीख में सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजस्थान का है, उसको कन्वर्ट कराया। वहां करीब 1000 बेडों की व्यवस्था तुरंत फर्स्ट वेव में ही हमने शुरू की, जहां पूरा लोड जयपुर पे था, आपको ध्यान है। तो धीरे धीरे हमने एक सबक लेते हुए कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, दवाइयों की पुख्ता व्यवस्था की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ऑक्सीजन बेड सपोर्ट जो है वो डेवलप किए जाए। तीसरा, जहां जरूरत मैन पावर की थी वहां हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया गया, 2000 डॉक्टर्स की भर्ती की गई, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती 25,000 की गई इसी दौरान। तो ये सब हमने डेवलप किया शुरू से लेकर के, और अभी तक वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू है। और सुभाष जी, ये सारी व्यवस्थाएं सेकंड वेव के समय में बहुत सपोर्टिव रही। बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान उन राज्यों में से रहा कि कोविड फर्स्ट से जो हमने अनुभव लिया फर्स्ट वेव से, उसको हमने सेकंड वेव को बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला करते हुए ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि राजस्थान उन राज्यों में था, उन 2-3 राज्यों में शुमार किया गया जो हर पैरामीटर पर सफल रहा, और इतना सफल रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रबंधन को सराहा, कहीं भी कमी नहीं आने दी, मैं ये कह सकता हूं। डॉक्टर गजेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गजेंद्र, चूंकि कार्यक्रम का नाम ही हमारे मेरा मास्क मेरा कवच है, लगातार मंत्री जी से भी इसको लेकर चर्चा चल रही है। वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में थर्ड वेव से पहले पहले, जिसकी आशंका जताई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं ताकि इस थर्ड वेव से निपटा जा सके। और चूंकि सेकेंड वेव को देखते हुए राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक ने आने वाले समय के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है, ताकि सेकेंड वेव जैसी स्थितियाँ फिर से ना हो और
लोगों को वैसी विपदाओं से फिर से गुजरना ना पड़े। ऐसे में जब बात बार बार घूमकर आती है कि वैक्सीनेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता, जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाया जाए, और एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है मास्क। क्या कहना चाहेंगे आप आम जनता को जागरूक करने के लिए मास्क की उपयोगिता को लेकर, क्योंकि मास्क ही वो शील्ड है, वो कवच है जो वैक्सीन से भी ज्यादा अगर कहा जाए तो कारगर है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यहाँ पे उदयपुर जो सिटी है हमारे, उसके अंदर जो कोविड की हमारी सेकंड वेव या जो दूसरी लहर आई थी जी, उसमें जिस तरह से हमारे प्रशासन का रोल रहा जी, उसका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन युद्ध स्तर पर जिन पेशेंट और जो सीरियस पेशेंट थे हमारे उदयपुर में, किसी भी लेवल तक कहीं बेड ही कभी नहीं आने दी जी, और सबसे अच्छा हमारा रिकवरी रेट। और जहाँ तक मास्क की बात है, जो हर डॉक्टर, हर साइंटिस्ट बार बार कहता जा रहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वो कितना जरूरी है। हम जानते हैं आज इस लॉकडाउन और नो मास्क नो मूवमेंट से ही हम इस कोविड की सेकंड लहर को कुछ बहुत हद तक हम कम कर पाए हैं। ये जो पालना है सोशल डिस्टेंसिंग, हर समय मास्क लगाते रहना व्हेन वी आर गोइंग आउट, और बहुत ही जरूरी होता है बाहर निकलना, यही जरूरी है इस कोविड की सेकंड लहर के लिए और अगली थर्ड लहर से बचने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर मयंक, चूंकि गजेंद्र जी ने कहा थर्ड वेव से भी निपटना है, और सेकंड वेव में जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी या जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए थे, जिनकी बारी नहीं आई थी, जिनको स्लॉट नहीं मिला था, या वैक्सीन की कमी चल रही थी, ऐसे ज्यादातर लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नहीं बल्कि डबल लेयर के मास्क लगाए। शायद यही एक बड़ी वजह थी कि शासन ने पूरी अपनी पुरजोर कोशिश के बाद लोगों के इस बिहेवियर के चलते आखिरकार इसे कंट्रोल करने में मदद मिली, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे वो डबल लेयर का मास्क लगा रहे थे। डॉक्टर मयंक। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम पहले दिन से कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, राज्य चिकित्सा मंत्री जी के बहुत ही सराहनीय मैं कहूँगा योगदान रहे हैं, बिकॉज चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा मुश्किल होता है सबको साथ लेके चलना। बिल्कुल। आज आप आम जन की बात कर रहे हैं, हो सकता है पहले लेयर से पहले हम एज अ फ्रंटलाइन फिजिशियन हमें भी इतना ज्ञान नहीं था कोरोना के बारे में, बट चूंकि हमने इतना जल्दी ग्लोबली सारी चीजों को कैच किया, क्या हमारे गाइडलाइंस आ रही हैं, एम्स की गाइडलाइंस है, सेंटर से क्या है, WHO से गाइडलाइंस आई, जब हम इस चीज से उभरे कि ये तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हम काफी हद तक कोरोना को रोक सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल आपने सटीक बोली। सिंगल लेयर, डबल लेयर्ड मास्क, बिल्कुल एक डबल लेयर्ड मास्क कोरोना की किसी भी वैक्सीन की 2 डोज से बिल्कुल कम नहीं है। बिल्कुल, ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। इसके पीछे नहीं भागे कि साहब मुझे वैक्सीन नहीं लग पाया, मेरा स्लॉट नहीं मिल पाया। अगर आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, डबल लेयर्ड एक कॉटन का मास्क भी अगर प्रॉपर्ली आप लगाएं, जिस तरह से आप देखेंगे डॉक्टर गजेंद्र ने, मेरे साथी डॉक्टर सुभाष गर्ग सर ने या मैंने लगाया हुआ है इस टाइम, आप नोज को और माउथ पीस को अगर दोनों को अप्रोप्रिएटली कवर करते हैं और ये बात का ध्यान रखते हैं कि पसीने या बोलने की वजह से ये गीला नहीं है, तब तक ये 100% कारगर है। मैं किसी परसेंटेज पे नहीं जा रहा, 95, 97, 98, मैं अपने एक्सपीरियंस 2 साल से आपको कह सकता हूँ, इट इज 100% इफेक्टिव। अगर सामने वाला और मैं, हम 2 जन बात कर रहे हैं और अगर हमने डबल लेयर्ड मास्क लगा रखा है तो हम 97 to 99% कोरोना के स्प्रेड को रोक सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही वैक्सीन की, मैं इसमें एक और इनपुट देना चाहूंगा जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी का। देखिए, पहली लेयर और दूसरी लेयर में काफी लोग कोरोना से ग्रसित हुए, कुछ लोग सिम्टोमेटिक थे और 80 to 85% एसिम्टोमेटिक थे, जिनमें लक्षण नहीं देखे गए थे। तो इन लोगों के माध्यम से भी पूरे परिवार कोरोना से बचे, क्योंकि एंटीबॉडी स्प्रेड भी है। आज मेरे अंदर अगर कोविड आया है तो एंटीबॉडीज भी बनी है, तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी भी हेल्प कर रही है, डबल लेयर्ड मास्क भी हेल्प कर रहा है, और ऑब्वियसली जो शासनीय बहुत ही प्रशंसक अपने प्रयास रहे हैं कि इतना वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत फास्ट हो गया है, तो इन सब प्रयासों से हम कोरोना की थर्ड लेयर को बखूबी रोकने में कामयाब हो गए, और यही हमारी सोच है और यही हमारा प्रयास। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर इस तरह की पॉजिटिविटी है और आम लोगों के अंदर अगर ये जागरूकता आती है कि वो अपने मास्क को अपना कवच बना लेंगे और शासन अपनी जगह पे अपना काम कर ही रहा है, तो निसंदेह अगर थर्ड वेव आती है और इस बिहेवियर के साथ थर्ड वेव से लड़ा जा सकता है, क्योंकि पहली और दूसरी वेव के मुकाबले वैक्सीनेशन की तादाद निसंदेह तौर पर बढ़ी है। डॉक्टर सुभाष गर्ग, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। मंत्री जी,
आपके विचार में राज्य के हेल्थ केयर सेक्टर में वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां अब ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनसे हमने सबक लिया पहली वेव और दूसरी वेव में? देखिए, सबसे पहला बिंदु तो मेरा यह है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामीण क्षेत्र तक उस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। और इसी दिशा में हमारे विभाग ने एक कदम उठाते हुए हर ब्लॉक में एक मॉडल सीएससी डेवलप करने का संकल्प लिया है, जिसमें ब्लॉक स्तर पर वो सारी सुविधाएं उनको मिल सकें, जिससे कि हमारे लोग अगर ऐसी संभावना आती है तो उनको शहर की तरफ नहीं जाना पड़े, जिला मुख्यालयों पर नहीं जाना पड़े। और इसका काम शुरू कर दिया गया। दूसरा जो हमने लिया है कि क्रिटिकल जो एम्बुलेंसेज हैं उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर एक एडवांस सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जो एम्बुलेंसेज हैं, ईएलएस जिन्हें कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर की जो एम्बुलेंसेज हैं, वो भी हम सरकार ले रही है, इनको उपलब्ध कराना है। तीसरा जो एक है ऑक्सीजन सपोर्ट का सिस्टम, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि हम सीएससी लेवल पर ही नहीं, जिला स्तर पर भी और सीएससी स्तर पर ही नहीं, बल्कि पीएससी स्तर पर भी हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट डेवलप करा रहे हैं, जिससे कि कई ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि इस बार सेकंड वेव में आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा प्रभावित हुए कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, जो फर्स्ट वेव में नहीं थे। थोड़ी वहां ये था कि भाई गांव में जो है कोरोना नहीं फैलता, एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में इस तरह का था, लेकिन इस बार गांव में काफी लोग प्रभावित हुए। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये महसूस किया गया, जिस चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है कि गांव के स्तर पर भी इसको डेवलप करते हुए पूरी तरह सुविधा वहां उपलब्ध कराई जाए। और अभी आपने देखा होगा हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने भी कहा है कि और चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि पीएससी स्तर पर मेडिसिन के डॉक्टर्स उपलब्ध कराई जाए। चौथा मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि जो अभी कह रहे हैं कि मेरा मास्क मेरा कवच जी, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अभी जितना भी वैक्सीन हम करवा रहे हैं, कोई नहीं कह सकता वैक्सीन का इफेक्ट कितने दिन रहेगा, 6 महीने 7 महीने, अभी कोई इस तरह का आया ही नहीं है स्टडी कि ये लाइफ टाइम तो एक वैक्सीन काम करेगी नहीं। तो अल्टीमेटली 6 महीने के बाद क्या, तो 6 महीने के बाद भी आप दोबारा वैक्सीन करवाएंगे। तो उस स्थिति में मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से आम जन को भी कि ये जो कवच है, ये कवच ही काम करेगा अल्टीमेटली, जब तक कि ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाए जो वन टाइम वैक्सीन लगवा लें फिर मुक्ति मिल जाए हमेशा के लिए, जब तो हो सकता है, अन्यथा 6-7 महीने के बाद फिर ये दिक्कत आएगी, फिर ये प्रभावित हो सकता है। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने 2-2 वैक्सीन भी लगवा लिए वो भी पॉजिटिव हुए जी, वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का बिहेवियर कर रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। तो इसके लिए तो मैं कहना ही चाहूंगा ये सबसे बड़ा अभियान है कि मेरा जो ये मास्क है वो मेरा कवच है, सुरक्षा कवच। बिल्कुल, इस पर ही हमें कम से कम, मैं तो ये मानता हूं, अगले 2-3 साल इसको ही सारा बनाना पड़ेगा और अपने जीवन का, अपनी इस लाइफ स्टाइल का अभिन्न अंग जो है हमको ही बनाना पड़ेगा, फिर जाकर के हम बच पाएंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल। डॉक्टर मयंक और डॉक्टर गजेंद्र, मैं आपसे भी आपके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर गजेंद्र, अगर आप इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहें, आपकी कोई क्यूरियोसिटीज, कोई जिज्ञासाएं हों तो आप बात कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर मयंक गुप्ता। डॉक्टर गजेंद्र, सबसे पहले आप। जी सर, सबसे पहले तो जैसे मंत्री जी ने कहा मेरा मास्क मेरा कवच, और जैसे कि आपने बोला कि 6 महीने बाद में वापस वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कब तक मेंटेन रहे और एंटीबॉडी लेवल जब डाउन होगा तो हम कोरोना से वापस ग्रसित हो सकते हैं। तो मास्क ही मेरा कवच है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक एड ऑन मेरा पॉइंट ये है कि हम ये अभी भी कंफर्मेशन या श्योर नहीं है कि जो वैक्सीन हमारी बनी है अल्फा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रति कितने % कारगर है, कितने % नहीं, पर हम ये जानते हैं कि मास्क तो हमारा कौन सा भी वेरिएंट है उसके प्रति कारगर है। मास्क हम लगाएंगे तो कौन सा वेरिएंट पे आएगा, मास्क तो हमको लगाना ही है और किसी वेरिएंट के प्रति। बिल्कुल डॉक्टर गजेंद्र जी, आप इस टॉपिक पर बोल सकते हैं। शायद मंत्री जी को बीच में अर्जेंसी के लिए जाना पड़ा, उन्हें निकलना पड़ रहा है। जैसा कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं डॉक्टर गजेंद्र, मंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के बाद में कि ये 2-3 साल तक इस बिहेवियर को अपनाना पड़ेगा जब तक कि कोई ऐसा टीका ना आ जाए कि वन टाइम लगाया जाए और आजीवन आपकी सुरक्षा हो सके। तो क्या इस बात की भी आशंकाएं हैं? बिल्कुल 100% आशंका है, क्योंकि एक बार जब कोरोना होगा किसी को तो उसकी भी अंदर एंटीबॉडी का जो लेवल है वो 4-5-6 महीने तक ही मेंटेन रह पाता है। उसके बाद में वापस स्पीड होने के चांस होते हैं। सेम वही रहेगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसका बॉडी में मेंटेन 5, 6 या 7 महीने तक मेंटेन रहेगा।
जब बॉडी का एंटीबॉडी लेवल डाउन होगा, जब बॉडी की रोग क्षमता कम होगी, तो वापस कोविड हो सकता है, तो वापस वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी जी। जो अभी वैक्सीन कुछ मार्केट में आई है, स्पुतनिक वैक्सीन, जो वन टाइम शॉट वैक्सीन है, अगर ऐसी वैक्सीन मार्केट में आती है कि एक बार लगाने के बाद में एंटीबॉडी लेवल लाइफ टाइम रहे उसके अंदर, ताकि टाइम टाइम पे चेकिंग जरूरी है, हर 6 महीने में एंटीबॉडी लेवल का चेक जरूरी है कि एंटीबॉडी लेवल बॉडी में मेंटेन है, तब उस वैक्सीन की कारगरता पाई जाएगी कि हाँ वैक्सीन इफेक्टिव है बॉडी में कोविड को लाइफ टाइम रोकने की। तो डॉक्टर गजेंद्र, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आमतौर पर आम इंसान साल के अंदर या 2 साल में अपना एक बार बॉडी चेकअप, रूटीन बॉडी चेकअप करवाता है, अब सारे टेस्ट के साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी लिखा जाएगा? डेफिनेटली एंटीबॉडी टेस्ट भी लिखा जाएगा, ताकि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी टाइटर कितना है, कि आपको वैक्सीन की जरूरत है या नहीं है, या क्या करना है आपको आगे। जी डॉक्टर मयंक, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, चूंकि मंत्री जी ने भी कहा, डॉक्टर गजेंद्र भी यही कह रहे हैं कि आपकी एक समय क्षमता होती है कि आपने अगर दोनों डोज ले ली है, लेकिन ये दोनों डोज ही आजीवन वन टाइम शॉट नहीं है। आपको हो सकता है कि एंटीबॉडी लेवल आपका एक समय के बाद में गिर जाए, हो सकता है बना भी रहे। अब ऐसे में जो मेरा मास्क मेरा कवच मुहिम है, यही आपको लंबे समय तक बचा सकती है, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया में एक ऐसी दवाई ना आ जाए या फिर हर्ड इम्यूनिटी पूरी दुनिया की डेवलप ना हो जाए, तब तक ये आशंका तो लगातार बनी रहेगी ना डॉक्टर मयंक? बिल्कुल 100%। मैं डॉक्टर गजेंद्र की बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात कही, आप एक चीज समझिए, जब आप इस कोरोना वायरस, कोविड वायरस की संरचना की बात करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए एक सिंपल सी चीज है, एमआरएनए अपनी संरचना को बदलेगा ही बदलेगा। तो आपकी पूरी एनर्जी जो वैक्सीनेशन ड्राइव में है, वो एक पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए है, उस वेरिएंट के खिलाफ ये कारगर रह सकता है 6 महीना, 1 साल। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा कि अल्फा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो जिस जिस तरीके से संरचना चेंज होगी, आपको वैक्सीनेशन में भी मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे जी। तो अगर परिवर्तन होंगे तो आपको बूस्टर डोज भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 2 साल में रिपीट करना पड़े, और वो भी नए वेरिएंट के साथ। इसका उदाहरण मैं आपको छोटा सा देता हूँ। 2015 में भी महामारी फैली थी, स्वाइन फ्लू, आज भी लोग सफर कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञात हो, स्वाइन फ्लू की वैक्सीनेशन हम पैरामेडिकल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हर साल लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल उसका वेरिएंट चेंज होता है। आम आदमी को नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान की दया रही कि वो महामारी दोबारा उस लेवल पे नहीं फैली, नहीं तो आज आप और मैं शायद उस चीज का भी डिस्कशन कर रहे होते कि हम हर साल वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। तो सेम वही चीज आपका कोविड आरएनए वायरस पे भी लागू होगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने मुख्य बिल्कुल सही बात करी, मेरा मास्क मेरा कवच, अब इस चीज को समझिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये तो अल्फा, डेल्टा प्लस सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव। हम एक इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे पॉकेट कंप्लायंस या अपनी जेब के बाहर भी बहुत जरूरी है समझना। आज एक कॉटन का मास्क आप घर पे बना सकते हैं, मेरे ख्याल से 2 से या 5 रुपए में होलसेल की आप बात करें तो इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर को ही बदलना है। जिस तरह से तन को ढकने के लिए 4 कपड़े जरूरी होते थे पहले, मेरे मानने से, इस बात से प्लीज कोई आहत ना हो, मैं एक सिंपल बात करना चाह रहा हूँ, तो 4 की बजाय अब ये मान ले कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपको 5 कपड़ों का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर गजेंद्र, चूंकि मास्क और कवच की बात चली रही है और डॉक्टर मयंक ने इतनी रोशनी डाली है कि मास्क किस तरीके का मास्क जो है बाजार के अंदर भरी भीड़ के अंदर आपको सुरक्षा दे सकता है, तो ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे मास्क, चूंकि डॉक्टर साहब ने 95 का भी जिक्र किया, कॉटन की लेयर भी बचा सकती है, सर्जिकल मास्क भी आप उस पर पहन सकते हैं, तो क्या एक मास्क को पूरे दिन भर अगर आप बाहर रहते हैं, वो मास्क अगर आप घर पर लेकर वापस आते हैं, उसे डिस्पोजल किया जाए या उसे फिर रिसाइकल किया जा सकता है दूसरी बार या तीसरी बार पहनने के लिए? क्या ये नियम N95 पे अलग तरीके से लागू होता है? सर्जिकल को फेंका जा सकता है? कैसे इस्तेमाल किया जाए अगर दोबारा करना हो, और क्या दोबारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा है, ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि हम जो मास्क यूज कर रहे हैं कितने टाइम यूज कर सकते हैं। बहुत मास्क रियूजेबल आते हैं कि आप महीना, आजकल ऐसे मास्क भी आ रहे थे 1 महीना तक यूज करो आप, तो वो पॉइंट है। सबसे पहले की जरूरत है कि हम जो कॉटन वाला मास्क यूज कर रहे हैं वो सुबह घर से पहन के निकल रहे हैं, शाम तक उस डबल लेयर जो मास्क है, शाम तक उस मास्क को उतारना है। लेकिन उसका तरीका है, आप पहले मास्क उतार के रखेंगे, बाद में पहले आपको कपड़े उतार के, एंड में मास्क उतार के हाथ को सैनिटाइज करके बाद में नए कपड़े पहनने जी। आप मास्क उतारने के बाद में फिर अगर कपड़े को हाथ लगाएंगे तो वो ऐसे डिसइंफेक्ट हो जाएगा। तो एंड में मास्क उतार के फिर आपको नई चीज पहननी है, तो वो मास्क अपन सुबह शाम तक ही यूज करना है, यूज नहीं करना है जी। और जो मेरा तरीका है N95 यूज करने का, अगर हम N95 यूज भी कर रहे हैं, उसके ऊपर वायरस शेडिंग है, तो उस मास्क को भी अगर रिसाइकल और रीयूज करना है तो
नेक्स्ट डे नया मास्क यूज होगा, जो मास्क हम यूज कर रहे हैं वो 3 से 4 दिन बाद रीयूज आएगा जी। भले हम N95 को 3 से 4 बार या 5 बार यूज कर सकते हैं, पर आज जो मास्क पहना है वो कल यूज नहीं आ सकता जी, क्योंकि इस मास्क के ऊपर वायरस लगा हुआ, उसको हम छुएंगे तो वो स्प्रेड होगा। बिल्कुल। तो जो वायरस का उस मास्क के ऊपर जो टाइमिंग है डिस्ट्रॉय होने का या निष्कर्ष होने का, निष्क्रिय होने का, उसको टाइम देना पड़ेगा। 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर गजेंद्र। ये डॉक्टर मयंक, डॉक्टर गजेंद्र, सुभाष गर्ग जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, आप हमारे साथ जुड़े मेरा मास्क मेरा कवच में। उम्मीद है कि आम जन को ये बात समझ में आई होगी कि मास्क कितना ज़रूरी है कोविड काल में, और ऐसे में जब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।